हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। अगर आप लोग ढूंढ रहे हो परसेंटेज की एक ऐसी क्लास जहां पर आप लोगों को बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट परसेंटेज का चैप्टर मिल जाए, एक एक सवाल आपको यहां से मिल जाए, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अमित आप लोगों को आज करवाने वाला हूं परसेंटेज के बारे में सारी चीज़ें, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर विद ऑल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। और आप लोगों को मैं इस क्लास के अंदर सीयूटी एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जा सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर विद कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं आपके जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनको देखते हुए उसके हिसाब से जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज को अच्छे से पढ़ करके पास कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलेगा दोस्तों, परसेंटेज का जो चैप्टर है आप लोग भी जानते होंगे, एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। सर बेसिक चैप्टर क्यों है, आज हमें ये बताओ। पहले तो हर व्यक्ति ये बोलता है कि बहुत बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर बच्चे इसलिए है, अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इस पर बेस्ड हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पर बेस्ड होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आप लोगों के बेस्ड होते हैं परसेंटेज के ऊपर। अगर इनको आपने समझना है तो परसेंटेज को अच्छे समझना पड़ता है। तो इस क्लास के बाद आप लोगों को परसेंटेज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज के चैप्टर को। तो परसेंटेज का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, प्रतिशत। परसेंटेज का जो मतलब है वो क्या होता है, प्रतिशत। हिंदी में अगर अपने इसकी बात करें, परसेंटेज, परसेंट यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, एक, और शत का मतलब क्या हो जाता है यहां पर 100। यानी कि अगर 100 में से एक हिस्से की बात की जाए तो हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, 1% की। अगर 100 रुपए में से हमारे पास में 1 रुपया खर्च हो गया तो कितने परसेंट खर्चा हो गया हमारा, 1%, है ना। 1/100 में से उसको आप क्या बोलोगे, 1%। तो बच्चे ये वाली जो चीज है इसको आप लोग कौन सी वैल्यू बोलते हो, परसेंटेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलते हो इसको, परसेंटेज वैल्यू। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये इसी का दूसरा फॉर्म है जिसको आप बोलते हो फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसको आप बोलते हो बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। तो दो तरह की वैल्यूज आप लोगों को परसेंटेज में देखने को मिलेंगी। पूरे चैप्टर के अंदर ये चर्चा चलती रहेगी कि कब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, कब फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है। तो ये सारी कहानी आप लोगों को यहां पर समझने की कोशिश करनी है। अब देखो, यहां से यहां जाना और यहां से यहां आना, इस कन्वर्जन को हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि मैं परसेंटेज को जब यहां से रिमूव कर रहा हूं तो मैं 100 से इसको क्या कर रहा हूं बच्चे, डिवाइड कर रहा हूं। यानी कि मेरे पास कोई भी परसेंटेज हो, जैसे x% है, अगर मुझे इसका फ्रैक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस परसेंट को रिमूव करने के लिए हमें इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 25% है, मैं आपको पूछूं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो आप क्या कहोगे, सर 25/100। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1/4। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परसेंटेज को रिमूव करके फ्रैक्शन बनाना ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 33 राइट्स 1/3%। तो वैसे तो क्या होता है, देखो परसेंटेज को जब आप पढ़ लोगे बच्चों तो आप लोगों को ये जो वैल्यूज है वैसे ही याद हो जाएंगी। जो वैल्यूज है ना ये आप लोग इतनी बार यूज करोगे, ये देखते ही आपका दिमाग क्या बोलेगा तुरंत कि सर ये तो 1/3 है। अभी हमें नहीं पता चल पा रहा क्योंकि अभी हमें हो सकता है कि उसके बारे में ना पता हो। तो 3 × 33 99, और एक कितना हो गया, 100। 100/3। परसेंटेज को रिमूव करना है तो इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और यहां से क्या बन जाएगा, 1/3। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 6 राइट्स 2/3%। 6 राइट्स 2/3%, तो इसकी कहानी क्या बन जाएगी, 6 सही 2/3%। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 6 18 और 2 20, 20/3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हो गया सॉल्व। बच्चे ये परसेंटेज रिमूव नहीं हुआ, आपने खाली इस चीज को सॉल्व किया है। परसेंटेज को सॉल्व तब करोगे जब आप 100 से डिवाइड करोगे। तो इसको आपने कैंसिल किया, 5 × 3 कितना हो गया, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 1/15। कितना हो जाएगा बच्चे, 1/15। यहां से आपका आंसर बन जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 14 98 और 2
100 बटे में 7, तो परसेंटेज यहाँ से रिमूव किया, 100 से 100 कटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 1/7 आप लोगों का यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो सर मोटी मोटी बात इतनी आप समझ लो कि कभी भी परसेंटेज को हटाना हो रास्ते से तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब दूसरी बात भी तुम लोग समझ लो। दूसरी बात क्या होती है सर, परसेंटेज लगेगा कैसे। ये तो हो गया कि परसेंटेज हटेगा कैसे। अब मैं आपको पूछता हूं कि परसेंटेज लगेगा कैसे। जैसे मैंने यहां पर कहा कि 3/4, 3/4 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें इसको एक परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो कभी भी परसेंटेज वैल्यू की तरफ अगर आप जाना चाहें तो आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 × 3 यानी कि 75%। तो क्या समझे, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, और परसेंटेज चाहिए, अगर कभी भी हमें जीवन में परसेंटेज चाहिए होगा ना तो हम लोग 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को। जैसे मैं आपको पूछूं कि 1/3 का फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या है, तो आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट 33 राइट्स 1/3%। 33 राइट्स 1/3%। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या बच्चा इतनी बात को आप लोग समझ पाए क्या? तो ये आप लोग बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 से 1/3% ऑफ व्हाट इज इक्वल्स टू 150। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3%। तो परसेंट को रिमूव करोगे तो 1/100। ऑफ का मतलब होता है इनटू, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और इक्वल्स टू 150 आप लोगों को दिया हुआ है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, 8 × 24 और 1 25/3 इंटू 1/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 150। तो इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से, 4 4 × 12 12 इंटू 15 180। तो 180 के आगे 1 0, 1800 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 1800 is the right answer of your question. Getting my point or not? Getting my point or not? तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से यहाँ पे आ जाता है, 4500 4500 के या फिर ऑफ आपके पास लिखा हुआ हो, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 5/9 के 36%, परसेंट रिमूव होगा तो अपॉन में 100 आएगा, इंटू 27 और अपॉन में क्या आ गया 100। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इसको हमने किया तो ये आ गया 5 5 5 × 25, तो ये कटा 4 से 36 9 9 इंटू 27 9 इंटू 27 क्या हो जाएगा 243। 243 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, क्या समझ में आया, कभी परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, इतनी सी चीज मैंने आपको समझाई है, बेसिक परसेंटेज को सॉल्व करने का ये आप लोगों का तरीका होता है बच्चे, ये आप लोगों का मेथड होता है। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इनटू 100 करना पड़ता है, इनटू 100 करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को मैं अगर ये बोलूं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1/2 इसका परसेंटेज क्या होगा, आप बोलोगे सर इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज आ गया 50। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, व्हाट यू विल से 33 सही 1/3%। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। ऐसे ही 1/5 का क्या हो जाएगा सर, इंटू 100 करने पर 20 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ तक करें, ऐसे तो ये चलता ही जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन 20 तक आप लोगों को ये टेबल याद कर लेना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज टेबल। कभी मैं आपसे पूछूं ना कि 4 पे परसेंटेज टेबल क्या है, सो यू विल से कि 1/4, 1/4 पे कितना है 25। मैं पूछूं 10 पे कितना है तो आप कहोगे 1/10। 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड यू विल गेट 10%। गेटिंग माई पॉइंट। मैं पूछूं 20 पे कितना है तो 1/20 करोगे तो आपको परसेंटेज वैल्यू क्या मिलेगा 5। आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों के कंफर्ट के लिए बच्चा मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक टेबल जो है वो इस तरह से आपको बना के दे दिया है। ये आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज टेबल। जितने भी बच्चे पूरे तन मन से
अपनी आत्मा से, अपने मन से इस क्लास को पढ़ने के लिए आए हैं, वो पूरा का पूरा इस क्लास को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, और जो बातें मैं बता रहा हूं उनको अगर वो इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% आप लोगों को परसेंटेज में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये टेबल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं पूरा का पूरा। इस टेबल को आप लोग ज़रूर से 3 से 4 बार अपनी नोटबुक में लिख कर ज़रूर देखिएगा, लिख कर देखिएगा, 1 पे 2 पे 3 पे, इनको 3-4 बार लिखना, टेबल को याद हो जाएगा। जैसे 10 तक ये हो गया, 11, 12, 14, 15, 16, इस तरह से ये आप लोग याद कर लेना, है ना। 1/20 पे आपको बता देता हूं मैं 5%। तो इसके 2 वैल्यूज मैंने बताए हैं आपको, एक तो वैल्यू है फ्रैक्शन में और एक वैल्यू है पॉइंट्स में। तो पॉइंट वाले वैल्यू एक बार के लिए आप अभी के लिए फिलहाल कुछ देर के लिए स्किप कर दो, क्योंकि इतने से अपना काम चल जाएगा। ये वैल्यू भी कहीं कहीं पे यूज आ जाते हैं, लेकिन ये अपने इसको बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें 1/13 नहीं है। अगर ये क्लास आप लोग मेरे सामने ले रहे होते तो आप मुझे जरूर बोलते कि सर इसमें 1/13 क्यों नहीं है। 1/13 इसके अंदर इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो बहुत कम यूज में आता है। हाँ जी, 1/13 जो है आप लोगों का, वो उसमें काफी कम पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इस पर क्या होता है। आपको फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये एक परसेंटेज बन जाएगा। आप लोग फ्रैक्शन को जब भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक फ्रैक्शन बन जाएगा, तो आपका परसेंटेज आएगा 100/13। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 13 7 91, 9 बचेगा अपॉन में 13। तो ये आप लोगों का परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आप लोग किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। अब मैंने आपको ये कहा कि बच्चे 2/7 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये है आपका टेबल, ये ध्यान से देख लो, ये आपका टेबल, इसमें कहीं पर भी 2/7, 2/9, 2/5 कुछ नहीं लिखा हुआ, 1/1 लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो बच्चे आप लोगों को अगर 1/7 पता है तो आप 2/7 भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये देखो। आपको क्या करना है, 2 × 1/7 का जो परसेंटेज होता है वो यहां पर लिखना है, 14 राइट्स 2/7। तो क्या हो जाएगा, 2 × 14 28, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4/7। तो 28 सही 4/7% आप लोगों का आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे 3/7 है तो 3 × 1/7 का परसेंटेज क्या होता है ये, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 14 42, और 3 दूना 6, तो 42 सही 6/7% आप लोगों का फ्रैक्शन बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं आपको पूछूं 2/9 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, सॉरी परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो 2/9 तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 1/9 का जो फ्रैक्शन है वो 11 सही 1/9 होता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 11 22, और 2 × 1 22 सही 2/9% आप लोगों का क्या है बच्चे, यहां पर परसेंटेज बन जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ गई? चलो, ये थी परसेंटेज की बेसिक बातें, जिससे आप लोगों को यहां पर परसेंटेज का बेसिक ज्ञान प्राप्त हो गया। और बेसिक बात में एक चीज मैं और ऐड करता हूं कि आप कभी भी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, उसने एक परीक्षा दी 500 नंबर की, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 500, और उसको पास होने के लिए पासिंग मार्क्स जो है उसको 300 नंबर चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि पास होने के लिए उसको कितने परसेंट नंबर चाहिए, उसके पासिंग जो परसेंटेज है वो कितने? क्वेश्चन समझ गए कि 500 नंबर का पेपर था और 300 नंबर उसके आने चाहिए, तो कितने परसेंट पर वो पास होता है? तो आपको इसका मतलब ये फाइंड आउट करना है कि अगर 500 में से 300 नंबर चाहिए तो इसका परसेंटेज क्या होगा। तो जिसका वैल्यू निकालना है वो ऊपर रखो, जो टोटल वैल्यू है वो आपका नीचे आ जाएगा, टोटल वैल्यू आपका नीचे आ जाएगा। तो ये परसेंटेज का तरीका है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, ये 5 से 100 कटेगा 20, 20 × में 3 क्या हो जाएगा, 60%।
यानी कि जिस में से परसेंटेज निकालना है, जो मेन संख्या है, जो बेसिक संख्या है, जो बड़ी संख्या है, वो आप लोगों की नीचे आ जाएगी, और जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो आपका ऊपर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप लोग देखिए, 1339 का कितना परसेंट होगा? तो सर ने अभी भी बताया, अभी एक चीज बताई कि 1339 का, किसका? 3900 का, तो अपॉन में क्या आएगा? 3900, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13/39 यानी कि 1/3, तो 1/3 इंटू 100 का मतलब होता है परसेंटेज, तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो क्या इस तरह से आप लोग परसेंटेज निकाल लोगे आराम से? अब आपको मैं पूछता हूं कि 1500 3300 का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 1500 3300 का कितना परसेंट है? 1500 3300 का कितना परसेंट है? तो क्या दिक्कत है? 0 से 0 गया, इसको आपने काटा कितने से? 3 से, 5 आया, 3 से काटा 11, तो 5/11 इंटू 100 सॉल्व करना है। या तो आप क्या करें, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 500/11, फिर 11 को 500 से डिवाइड करके उसका कंप्लीट परसेंटेज फाइंड आउट करें। या होता है डायरेक्टली बढ़िया वाला तरीका, शॉर्ट वाला तरीका, कि 5/11 का परसेंटेज वैल्यू देखना है, तो बच्चे 5 को अपने बाहर रखते हैं, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू। अब आप में से कोई ये बोले कि सर आपको क्या पता कि 1/11 का क्या है, 1/9 का क्या है, 1/10 का क्या है? तो इसके लिए आप लोगों को मैंने टेबल लिखवाई है। मैंने कहा था जो हमारी बात मानेगा वो कभी भी दुख नहीं पाएगा, वो सब कुछ समझ जाएगा। मैंने कहा था 2-3 बार लिख के देखना है इसको, तो आपको अभी वीडियो पॉज करके 2-3 बार परसेंटेज टेबल को लिखना है, याद करना है। बाकी जैसे आप लास्ट तक वीडियो में पहुंचोगे तो आपको वो टेबल याद हो जाएगा, इतनी बार उसका हम यूज करेंगे। तो 1/11 पर होता है 9 राइट्स 1/11। अब 5 इंटू 9 45 और 5 इंटू 1, तो 45 राइट्स 5/11, 45 राइट्स 5/11, 45 सही 5/11% आप लोगों का आंसर। ये बड़ा आसान सा तरीका इसका बताता हूँ मैं याद करने का। जैसे 1/9 कभी भी आए ना और 1/11 आए, इनको आप ऐसे याद करो। अगर 9 आएगा तो यहाँ पे 11 लिखो, 11 आएगा तो 9 लिखो, यहाँ पे 11 आएगा तो यहाँ 9 लिखो, यहाँ 9 आएगा तो यहाँ 11 लिखो, मतलब 9 2 11 का मामला है ना। 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9, और 1/11 क्या होता है? 9 से 1/11, 9 राइट्स 1/11 परसेंटेज। ये क्या हो जाएंगे? परसेंटेज। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक चीज और पूछता हूँ, ये देखिए 110 70 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? अब कुछ बच्चे हो सकता है ये बोलें कि सर 110 जो है वो 70 से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है, और 40 तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसका मतलब सवाल गलत है। बच्चे 40 ज्यादा है, 40% ज्यादा नहीं है, 40% ज्यादा नहीं है। अगर एक किसी बच्चे के मान लो 52 मतलब 100 नंबर, जैसे 200 नंबर का पेपर है, एक बच्चे के 70 नंबर आए और दूसरे के 80 नंबर आए, तो क्या 80 वाला ये बोल सकता है कि मेरे तेरे से 10% ज्यादा है? नहीं, वो ये बोल सकता है कि 10 नंबर ज्यादा है। तो ये 40 अंक हैं, संख्या है, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 40 ज्यादा है, किस पे ज्यादा हुए? 40 70 पे, तो 70 पर 40, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा बच्चे? 4/7, तो 4 इंटू 1/7 का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7। अब ये क्या हो गया? 4 इंटू 14 56, और 4 इंटू 2 8/7। 8/7 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो आप। 1 राइट्स 1/7, तो 56 और 1 कितना हो गया? 57। सो 57 राइट्स 1/7%, 57 राइट्स 1/7%, ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको सिखाया था, बस ये वाली चीज नहीं है आपके लिए। कई बच्चे सोचेंगे कि 56 से 8/7 है, 56 से ही 8/7 है, तो 56 से 8/7 तो कहीं लिखा नहीं हुआ, इसलिए आपको 8/7 को और सोल्व करना है। भाई कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो 9/7, तो आपका मन करेगा ना कि मैं इसको दोबारा डिवाइड करके 1 राइट्स 2/7 लिख दूं, तो वही बात है, बस आगे आपको उसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर।
यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है सर, इस तरह से आप कम ज़्यादा परसेंटेज निकाल सकते हो, इस तरह से आप कम ज़्यादा परसेंटेज निकाल सकते हो। अब बात चली है तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है, फ्रीक्वेंटली रिपीट क्वेश्चन होता है जो, वो ये है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाता हूँ। सारी बात टिकी हुई है किस पर? परसेंटेज वाला जो टेबल है वो किसको याद है? सवाल दोनों से हो जाएंगे, याद है तो भी हो जाएंगे, याद नहीं है तब भी हो जाएंगे, लेकिन टाइम बच्चे ज़्यादा लगेगा। आप बार बार उस टेबल को बनाओगे, देखोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, इसलिए उसको याद करने में बहुत ही आपको फायदा होगा। जैसे मैंने कहा ये 2 है, ये 3 है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं लिख क्या रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। मैंने पूछा 3 2 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप कहोगे 3 जो है वो 2 से 1 ज़्यादा है। परसेंट की बात कर रहा है तो जो 1 ज़्यादा है वो किस पर ज़्यादा है? 2 पर ना, तो 2 आएगा बटे में, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 50%। दूसरा सवाल ये है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने कहा कि 2 जो है वो 3 से कितना परसेंट कम है, तो 3 से 2 कितना कम है? 1 कम है, किस पर? 3 पर। तो 1/3 इंटू 100 ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। देखो फर्क तो दोनों में ही 1 का है, लेकिन कम ज़्यादा बोलने पर परसेंटेज की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो कि चेंज हो जाती है। फिर से बताऊँ आपको ये बात, ये 7 है, ये 8 है। मैंने कहा 8 जो है वो 7 से कितना ज़्यादा है? 1 किस पर ज़्यादा है? 7। तो 1/7 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 14 सही 2/7%। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 7 है वो 8 से कितना परसेंट कम है? कम की बात करेगा तो 1 कम है, किस पर? 8 पर कम है। कम है तो 8 पे कम है ना, 7 पे कम नहीं है, 8 पे कम होकर ही तो 7 हुआ है। तो इसका परसेंटेज आप लोग निकालोगे तो 12 सही 1/2%। अब ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे टेबल का पता है, याद है, तो आप भी टेबल को याद करके रख सकते हो। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा कॉमन, आपने भी कभी पेपर दिया होगा तो देखा होगा यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको घिसा जाता है इस वाले को। राम की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा है। ये राम है, ये श्याम है। अगर श्याम की आय 100 है तो राम की आय 20% ज़्यादा है, 20%। तो 100 का 20% क्या होता है? 20। तो 20 ज़्यादा है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो गया? 120। अब वो कह रहा है कि श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है, तो श्याम की आय राम से कितनी कम है? 20। किस पर? 120 पर। तो 20 इंटू 120 इंटू 100, तो क्या हो गया? 1/6। सो 1/6 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर कोई वैल्यू एक से दूसरी 20% ज़्यादा है तो पहली वैल्यू 20% कम होगी, ऐसा नहीं होता है। उसका परसेंटेज अलग आएगा, कम वाला अलग है तो ज़्यादा वाला अलग होता है। दोनों परसेंटेज की बात क्या होती है बच्चे? अलग होती है। जैसे ये देखो, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। ये राम है, ये मोहन है। मोहन की आय अगर 100 है तो राम की आय 20% कम है, यानी कि 80 है। तो मोहन की आय राम की आय से कितनी ज़्यादा है? तो मोहन की आय ज़्यादा कितनी है? 20। किस पर ज़्यादा है? 80 पर। तो 20/80 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? 25%। सो 25% आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ये दोनों बातें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों ने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया होगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और पूछूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फटाफट से बताइए। आपके पास में समय है, आप लोग मुझे फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए क्या हो। देखो, ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ये ए है, ये बी है। बी 100 है तो ए कितना है? 150। तो ये 50% ज़्यादा है तो ये कितना कम है? ये 50 कम है। किस पर? 150 पर। तो 50/150 यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 33 सही 1/3।
3%। तो इस तरह से कम ज़्यादा वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो अब ध्यान रख लेना, कम ज़्यादा वाले में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में आपके टाइप्स अगर अपने स्टार्ट करें, मैंने वैसे तो जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक बातें हमने अभी तक की हैं, अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने उसको कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो मैं अगर यहाँ पे आपके फर्स्ट टाइप की बात करूँ, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 या टाइप नंबर 1 आप लोग कह सकते हो। बताइए, किसी संख्या का 44% और 37% का अंतर कितना है? 42 है। तो वह संख्या क्या होगी? डिफरेंस ऑफ 44 and 37% of a number is 42. So what is the number? What is the number? So let me tell you the very basic concept of percentage. एक तो दो तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है परसेंटेज में। एक तो होती है परसेंटेज वैल्यू किसी नंबर की, एक होती है उस नंबर की एक्चुअल वैल्यू, असली वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज को आपको बराबर रखना होता है। तो यहाँ पे देखो, किसी संख्या, संख्या कितनी हमें नहीं पता, उसका 44% और उसका 37%, तो उस संख्या के दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 7%। और उसने क्या बोला कि इन दोनों परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 42। यानी कि उसका 7% जो है उसका वैल्यू कितना है बच्चे? 42। सो अपना अगर 1% का वैल्यू यहाँ से देखें तो 42/7 कितना हो जाएगा? 6। सो 1% का वैल्यू अगर 6 है तो कोई भी नंबर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको उसका 100% फाइंड आउट करना होता है। 100% मीन्स कंप्लीट नंबर। सो 1 = 6, देन 100 = 600. So your answer is 600. Your answer is 600. 600 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 600 आपके क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। मेरी बात को समझ गए ध्यान से? चलो इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 ज़्यादा है, मतलब किसी नंबर का जो 60% है उसी नंबर के 20% से, आप बताओ कितना ज़्यादा होना चाहिए? भाई 60% है, 20% से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 40% ज़्यादा होना चाहिए। 40% को इसने क्या बोला? 120 ज़्यादा है। तो 40% की वैल्यू क्या है? 120। सो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 3। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। इस क्वेश्चन को आप आराम से पॉज करके ध्यान से पढ़ के, क्योंकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें कराना चाहता हूँ, तो अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ, है ना। वीडियो शॉर्ट हो लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो, तो आप उसको जहाँ पे भी दिक्कत आए ना आगे क्लास में, तो उसको पॉज करके आराम से स्लो उसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है? अगर उसने पूछा होता कि वह नंबर क्या है, तो आप कह देते वह नंबर 100% है, यानी कि 3 × 100 तो 300 है। वह नंबर क्या हो जाएगा? 300। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है सर? दिक्कत ये आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमें इसने 100% नहीं पूछा, इसने पूछा है तो उस संख्या के 28% और इतने परसेंट का अंतर कितना है, मतलब उस नंबर के 28% और 33 राइट्स 1/3% का डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं बच्चे, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 सही 1/3%। तो हमें इतने परसेंट की वैल्यू चाहिए, हमें इतने परसेंट की वैल्यू चाहिए। कितना हो गया? 3, 5, 15 और 1 16। तो 16/3% की वैल्यू क्या होगी? जब एक की वैल्यू ये है तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से 3 गया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 16। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये मेरे भाई आप लोगों का परसेंटेज का जो टाइप 1 का कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने रख दिया। और ये लगभग प्रॉफिट एंड लॉस में या इंटरेस्ट में या आगे जितनी भी चीज़ें आती है ना, सबसे ज़्यादा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का यूज़ होता है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर और पूछता हूँ। आइएगा देखते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, क्या किसी संख्या के, हिंदी में लिख देता हूं है ना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको बोल दूंगा मैं। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है।
तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है सुन लो। When 80 is added in 80% of a number, we will get that number. So what is the number? In 80% of a number, when we add 80, we get that number, यानी कि complete number. So what is the number? तो वह नंबर क्या है? सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, अपने तेज दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि क्या हो जाएगा। कह रहा है सर किसी संख्या के 80% में, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, लेकिन अब मैं बात करूं उसके 80% में अगर आप 80 जोड़ देते हो तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है वो नंबर, वो संख्या। कभी भी संख्या पूछा जाए कि संख्या जो होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, तो बच्चे जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। मैं बोलूँ कि 1 लाख का 100% क्या है? खुद वही संख्या 1 लाख। 5 का 100% क्या होता है? 5 होती है। 3 का 100% क्या होता है? 3। तो कोई भी नंबर जब आप प्राप्त करते हो तो अपने आप में वो 100% होता है। तो नंबर पहले कितना था? 80%। अब कितना है? 100। यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? यहाँ से 20% इंक्रीज हो गया। सो 20% की वैल्यू क्या हो गई? 80। 1% कितना हो गया? 80/20 यानी कि 4। तो वो नंबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 400। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। समझ रहे हो मेरी बात को? 400 उसकी वैल्यू हो जाएगी। आओ इसको समझते हैं। किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में जब 60 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 60 से 100 कितना हो गया? 40। सो 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 60 के। So 1% is equals to 60/40 means 3/2. So what is the number? मतलब 100% क्या हो जाएगा? तो यहां से काटा पीटी करोगे तो तुमको मिलेगा क्या? 150। 150 is the right answer. 150 is the right answer. ठीक है, ये सारी की सारी कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी है। अब इसके बाद में हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसमें आप लोग क्या करते हो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करते हो और उस पर आधारित क्वेश्चन है। मतलब न्यूमरेटर क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। कैसा क्वेश्चन आता है सर? क्वेश्चन होता है इस तरह का, क्वेश्चन होता है इस तरह का। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? चलो, कह रहा है कि यदि एक भिन्न, कौन सी भिन्न? हमें तो पता ही नहीं, तो हमने कोई भी एक फ्रैक्शन मान लिया, सपोज x/y, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। तो कह रहा है कि कोई भी भिन्न के अंश में 200% और हर में 300% की वृद्धि की जाए। अगर आप लोग किसी चीज को सपोज 10% बढ़ाते हो तो वो कितना बन जाता है? 110। अगर आप 50% बढ़ाते हो तो आप ऐसे ही तो बोलते हो ना कि वो 150% बन गया, यानी कि 100 ऐड कर देते हो। अगर आप किसी नंबर को 200% बढ़ा रहे हो तो आप उस नंबर का कितने परसेंट बना दोगे? 300%। अगर आप किसी नंबर का 350% बढ़ा रहे हो तो आप उसका कितने परसेंट बना दोगे? 450%। और आपके पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? आपके पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 5/12। आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा? 5/12। तो आपको जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये परसेंटेज हट गया, 0 हट गया, 15 से काटा तो 2 और 3 हो गया। अब इस 3 को यहाँ कैंसिल किया, 4 हो गया। 2 को 4 से गुणा किया तो नीचे 8 हो गया, ऊपर 5 हो गया। सो 5/8 इज द राइट आंसर। 5/8 इज द राइट आंसर। 5/8 इज द राइट आंसर। समझ गए बात को? चलो फिर से एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखो, दो क्वेश्चन, ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि दो क्वेश्चन, अगर आपको एक सवाल कराऊं तो उसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन जरूर कराऊं। किसी भिन्न के अंश में, ये हो गई भिन्न, अंश में 20% की वृद्धि यानी कि 120, हर में 5% की कमी यानी कि 100 - 5 करने पर हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो फ्रैक्शन कितना है? 5/2। और फ्रैक्शन कितना है? 5/2। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। इसको आप 5 से काटोगे, इसको 5 से काटोगे, ये कटता है? नहीं। आसपास? नहीं। तो एक काम करो फिर, 24 को 2 से गुणा करो,
19 को 5 से गुणा करो, तो ये आप लोगों का ओरिजिनल फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बंधु? 95/48। 95/48 आप लोगों का जो है कंप्लीट यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला फ्रैक्शन है वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। आ जाओ इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे देखें तो 8 से 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से हमने 2-3 कर लिए हैं, लगभग आधे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, 3 कॉन्सेप्ट और 4-5 कॉन्सेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो वैसे तो दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन है परसेंटेज के, आप कितनी किताबें उठा लो, कितने क्वेश्चंस कर लो, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होता है कि कम समय में आपको बेस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट देना आपके एग्जाम के हिसाब से। तो वो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? मैंने कहा कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या है नंबर, उसको आपको यहाँ पर 5/4 से गुणा करना था, या कहें कि 4/5 से गुणा करना था। कोई नंबर को हमें 4/5 से गुणा करना था, लेकिन गलती से हमने उसको 5/4 से गुणा कर दिया। तो बताइए हमारे आंसर में जो एरर है वो कितने परसेंट का आएगा, कितने परसेंट का एरर आएगा? बच्चों वो नंबर क्या है हमें तो नहीं पता, हमने कोई नंबर अज्यूम कर लिया, कोई भी नंबर यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो उल्टा कर दिया। तो नंबर क्या माने? 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20। हमने अज्यूम किया कि एक नंबर है 20 जिसको मल्टीप्लाई किया जाना था। तो आंसर कितना आना चाहिए था? यहाँ पे देखो 4 4 16, और यहाँ पर आप देखो तो आपका आंसर आया कितना है? 25। तो 16 की बजाय आंसर 25 आया, यानी कि 9 ज़्यादा आ गया। 9 ज़्यादा आया किस पर? 16 पर। 9/16 × 100। तो आपका जो परसेंटेज एरर है वो यहाँ से पता कर सकते हो। 4 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, यहाँ आएगा 25। 25 को 9 से करोगे तो 225 आएगा, 225/4। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 56.25। तो कितने परसेंट का एरर हो जाएगा सर? 56.25% का एरर हो जाएगा अगर आप 4/5 के स्थान पे 5/4 से मल्टीप्लाई करते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग करके देख सकते हो। एक विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने को कहा गया। क्या कहा? 5/3 से, और गुणा कर दिया उसने 3/5 से। तो बताओ कितने परसेंट का एरर है? अच्छा, इसमें एक शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक शॉर्ट तरीका भी यहाँ पर काम करता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इससे गुणा करना था, इससे कर दिया, तो आप लोग क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 × 4 16, 5 × 5 25। तो 16 की जगह 25 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 9 ज़्यादा है 16 पर, तो परसेंटेज निकाल सकते हो। इसमें क्या करोगे? किससे गुणा करना था? 5/3 से। किससे कर दिया? 3/5 से। तो देखो 5 × 5 कितना हो गया? 25। 3 × 3 कितना हो गया? 9। गुना करके कितना आना चाहिए था? 25। कितना आया? 9। कितना कम आया? 16। 16 कम आया किस पर? 25 पर। तो कितने परसेंटेज का यहाँ पर जो है वो बदलाव आया? 16 चौके 64%। 64% का बच्चे यहाँ पर जो है एक चेंज, त्रुटि, एरर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग परसेंटेज एरर पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, परसेंटेज एरर पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर कुछ एक आध मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो आपके एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। यहाँ पे एक पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक नई चीज़ देखो, होता क्या है, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पूछने से पहले उसके बारे में आपको डिटेलिंग दी जाए, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया जाए। देन क्वेश्चन करने में तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी समझाने में थोड़ा ईजी रहेगा, मेरे लिए भी थोड़ा सा कम फाइट करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि किसी नंबर को 20% से बढ़ाने पर, 20% से बढ़ाने पर वो जो नंबर है वो कितना बन जाता है? 720। कितना बन जाता है? 720। कोई नंबर था, पता नहीं क्या था, हमने उसको 20% से इंक्रीज किया, देन वी गेट द नंबर 720। सो जो पहले वाला नंबर था, स्टार्टिंग वाला इनिशियल नंबर था,
वो क्या था ये आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको फ्रैक्शन को समझना है बच्चे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा काम का है। ये मान लो कि ये वाला जो एक तो पहले स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आया था जो आगे यूज में आएगा, एक ये वाला है जो पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएगा जब तक तुम जियोगे। 20% क्या होता है फ्रैक्शन में? सर 20% अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 1/5 होता है। सही है, 1/5 होता है। तो अगर वो कह रहा है कि 20% हम किसी वैल्यू को इंक्रीज कर दें, तो हमको अगर वैल्यू माननी है तो हम कितनी मानेंगे? हमको वैल्यू अगर माननी है बच्चे, तो जो फ्रैक्शन में नीचे लिखा हुआ है ना, ये हमारी वैल्यू है, सपोज इतनी। अब उसके अंदर क्या इंक्रीज हो गया? इंक्रीज कितना हुआ है? 1। तो वैल्यू अगर 5 थी तो हमारी वैल्यू अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 6। आप कहोगे सर 100 भी तो मान सकते थे, 100 मान लेते, दूसरा 20 इंक्रीज किया तो 120 हो गया, ज़्यादा आसान है। बच्चे आपके सामने जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, ये अगर जो परसेंटेज वैल्यू हैं, ये अगर कॉम्प्लिकेट आ जाए, फ्रैक्शंस में आ जाए, तो आप लोगों को फ्रैक्शन मेथड ही इजी रहता है। आप 100 मान के तो कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो हर जगह काम करेगा, हर जगह मतलब हर परसेंटेज में। तो देखो अगर वैल्यू 5 है तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 6। और ये कह रहे हैं कि बढ़ने के बाद जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 720। कितनी हो गई है? 720। तो बताओ 6 की वैल्यू अगर 720 है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 120 एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज 600। वी विल गेट द आंसर दैट इज 600। इस पूरी चीज को एक बार फिर से समझते हैं। आ जाओ, मैंने कहा अगर किसी वैल्यू को 16 राइट्स 2/3% से इंक्रीज कर दिया जाए, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंटेज, वी विल गेट 700 एज अ नंबर, 700 एज अ रिजल्ट। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 700। तो आपको बताना क्या है? व्हाट इज द स्टार्टिंग नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द इनिशियल नंबर, वास्तविक मान कितना था स्टार्टिंग में। तो आप कहोगे सबसे पहले परसेंटेज को आप लोगों को देखना है। इसका फ्रैक्शन जब आप बनाओगे बच्चे, पीछे मैंने समझा भी दिया फ्रैक्शन बनाना, टेबल में भी दिखा दिया, याद कर लेना। और आपको मैं बता देता हूं कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो आपको अगर नंबर अज्यूम करना है तो व्हाट यू विल अज्यूम? 6। ऑलवेज द डिनोमिनेटर, हर जो नीचे वाला होगा ना, इसको आपको मानना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या थी? 6। और इसमें इंक्रीज कितना हो गया? 1। तो 6 से हमारा नंबर कितना हो गया? 7। अब वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर 700 हो गया, तो 7 की वैल्यू 700 है, 1 की वैल्यू 100 है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 600। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 600 हो जाएगी। अब क्वेश्चन करके पता चलेगा। देखो ये तो बातें हैं, है ना, कसमें वादे प्यार सब बातें हैं, बातों का क्या, तो बातों से कुछ नहीं होता। अब असलियत में करके देखते हैं। एक संख्या 25% बढ़ जाती है, सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन बोलो क्या है? 1/4 बढ़ जाती है, मतलब अगर वैल्यू स्टार्टिंग में 4 थी तो बढ़ कितनी गई? 1। ऊपर वाला इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे 5 होगी। वो कह रहा है कि वैल्यू हो गई 320, तो 5 की वैल्यू हो गई 320, 1 की वैल्यू हो जाएगी 320/5, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 64, 4 गुणा में 64 क्या हो जाएगा? 256। सो 256 इज द राइट आंसर। हो सकता है कि वैल्यू घट जाए, घटने पर इतनी हो जाए। अगर क्वेश्चन ये होता कि वैल्यू घटने पर 320 हो गई, तो आप क्या करते? 1/4 कम हो गया, यानी कि 4 तो ओरिजिनल है, अब 1 क्या हो जाता? कम, तो 4 से 3 हो जाता, तो 3 की वैल्यू यहां पर आप लोगों की क्या हो जाती? 320। 3 की वैल्यू क्या हो जाती आप लोगों की? 320 हो जाती है। क्लियर बात? ओके। जैसे ये क्वेश्चन है, 33 से 1/3% बढ़ जाती है, तो 33 से 1/3 क्या होता है? 1/3 बढ़ जाती है, मतलब 3, और बढ़ कितना गया? 1। 3 से 4 हो गया, 4 की वैल्यू 456, तो 1 की वैल्यू होगी 456/4, यानी कि 114। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 342। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया इस तरह का, अब इस चीज का यूज क्या है? जो आपने फ्रैक्शन में तोड़ना सीखा है ना,
कम ज़्यादा करना सीखा है, तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि एक संख्या में अगर 2 बार हम लोग 20% की वृद्धि कर दें, 2 बार अगर हम लोग 20% की वृद्धि कर दें तो संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 20% की वृद्धि अगर आप करते हो लगातार, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि 5 पे 1 बढ़ गया, यानी कि 5 से कितना हो गया? 6। ये तो एक बार हुआ। उसने कहा कि 2 बार ऐसी मतलब इंक्रीमेंट होता है, तो आपने फिर से एक बार सेम रेशो रख दिया। अब आपको पता करना है कंबाइंड करके कितना होगा। तो 5 × 5 25, 6 × 6 36। तो कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे? 11। किस पर? 25 पर। तो 11/25 × 100, तो ये कितना बन जाएगा? 11 × 4 44%। 11 × 4 44% आप लोगों का टोटल। देखो इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के और भी तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैसी भी परसेंटेज आ जाए उल्टी टेढ़ी पॉइंट में, फ्रैक्शन में, तो आप सब काम यहाँ से इजीली कर सकते हो। समझ में आ गया? कभी भी परसेंटेज को लगातार 2, 3 बार 4 बार बढ़ाना हो तो आप कैसे चेक करेंगे कि उसका जो टोटल चेंज है वो कितना आएगा? सो दिस इज द वे यू विल गेट द टोटल चेंज। फिर से मैं अगर आपको पूछूं, अच्छा ये वाले जो सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? ये वाली कैलकुलेशन, जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड को 10% से इंक्रीज कर दिया तो उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा? एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस तरह से क्वेश्चन आता है। अलग अलग आपको दे देगा, जैसे एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में ये चेंज हो गया, टोटल चेंज क्या होगा एरिया में? या एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई भी एक आकृति दे देगा और उसके अंदर आप लोगों को उसकी साइड्स को चेंज करके दे देगा और पूछेगा इसके एरिया में, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो ये वाला मेथड वहां पर काम लेना है। एक संख्या को 3 बार 10% से बढ़ाया जाता है, तो 10% क्या होता है सर? 1/10। सो वैल्यू 10 से कितनी हो जाएगी? बढ़ाया गया तो 11। कितनी बार? 3 बार। जितनी बार भी होगा आपको इस चीज को उतनी बार लिखना पड़ेगा। सो 10 × 10 × 10, 11 × 11 × 11 कितना हो जाएगा? 1331। तो 1000 से 1331 हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कितना हुआ? 331। किस पर? 1000 पर। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ मेरे भाई? 33.1%। 33.1% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन है, एक वर्ग के किनारे में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि एक स्क्वायर का जो साइड है वो 20% बढ़ गया, तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो जो भी इसके अंदर आप लोगों को आकृति दी गई है, जो भी आपको फिगर दिया गया है, उसका आपको जो चीज़ पूछी है, जैसे एरिया में चेंज पूछा है, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ये होता है एरिया स्क्वायर का। अब 20% जो है वो क्या होता है? 1/5, यानी कि अगर आप देखें तो उसकी साइड जो है वो 5 to 6 हुई है। अब यहाँ पे जो ए है, ए यानी कि एक साइड है, एक साइड 20% से इंक्रीज हुई है, तो एक बार इंक्रीज करने के बाद 5 to 6 आता है। लेकिन आपको जो चीज़ पूछी है एरिया में चेंज, उसके अंदर ए कितनी बार आया है? 2 बार। तो आपको ये चेंज 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि 5 to 6। तो फिर से आपको कंप्लीट यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है और किस पर हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है और किस पर हुआ है। ठीक है, अगर सर यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता कि इसमें क्यूब होता तो आपको 3 बार ये चेंज करना पड़ता। अगर कहीं पे 4 बार आ जाए तो 4 बार आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह, जैसे आपको क्यूब का पता होगा, क्यूब घन, एक क्वेश्चन था इसके अंदर, आई थिंक घन के बारे में इसमें क्वेश्चन था, बट मैं करवा देता हूं, नहीं था तब भी। ये रहा, जैसे एक ये क्वेश्चन है, यदि इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई तो एक गोले की मात्रा, मात्रा नहीं यह है आयतन, एक्चुअल में वॉल्यूम का जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो गया,
वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाई 50%। देखो मोटा मोटा मैं बता दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बच्चे, एक गोला है, स्फीयर है, जिसकी रेडियस जो है वो 50% से इंक्रीज हो गई और वो पूछना चाह रहा है इसका जो वॉल्यूम है वो कितने परसेंट से चेंज होगा। अब बात आ गई कि वॉल्यूम स्फीयर का होता क्या है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आप लोगों का जो है वॉल्यूम है। अब इसके हिसाब से चलेंगे। 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कम ज़्यादा नहीं होती है। पाई ये कांस्टेंट है, ये कम ज़्यादा नहीं होता है, जो है वो फिक्स है। तो चेंज किस में होगा, आर में, रेडियस में। और रेडियस 50% चेंज होने का मतलब है 1/2, यानी कि रेडियस 2 से कितनी हो जाएगी, 3। क्यों हो जाएगी 2 से 3, आपको सब बताई दिया। अब कितनी बार चेंज होगा, 3 बार। तो इसको कंप्लीट आप 3 बार लिखें। सो 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। सो इंक्रीज कितना हो गया यहाँ पर, 19। किस पर, 8 पर। 4 से काटा, 4 से काटा 25। तो 25 × 19 है, 4 से भाग दिया, 4 चौके 16, 475/2, 237.5%। ये आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 237.5% इज द राइट आंसर। 237.5% इज द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बताओ कोई दिक्कत या परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। 237.5% आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 237.5% आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? तो आपको बेसिकली जो है पता होना चाहिए क्या, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो उसके फॉर्मूला का आपको पता होना चाहिए। उसके फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को जो है चीजें पता होनी चाहिए, वहां से आप लोग इसको बात को समझ सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, रेट और कंजम्पशन। रेट और कंजम्पशन पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं इसका। रेट कंजम्पशन का क्या होता है मामला। देखो, मैंने आपको कहा कि किसी चीज का रेट 10% बढ़ गया, किसी चीज का जो रेट है वो 10% इंक्रीज हो गया, तो उसका जो कंजम्पशन है वो कितने परसेंट से मुझे कम कर देना चाहिए। इसका जो कंजम्पशन है, खपत है, मुझे कितने परसेंट से कम कर देनी चाहिए कि मेरा जो टोटल एक्सपेंस है, मेरा जो टोटल एक्सपेंस है बच्चे, वो चेंज ना हो, वो क्या रहे, फिक्स्ड रहे। वो क्या रहे बच्चे, फिक्स्ड रहे। तो क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ sugar is increased by 10%. So by what percent its consumption should be decreased so that the total expense remains unchanged. एक चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो खपत कितने प्रतिशत से कम कर दें कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। दिस इज योर क्वेश्चन। तो बताइए, बेसिकली देखो क्या होता है, जब भी एक्सपेंस फिक्स होगा बच्चे, में सीधी बात, नो बकवास, जब भी एक्सपेंस फिक्स होगा तो रेट कंजम्पशन का जो रेशो है आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सर ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी उसी रेशो में घटेगी। तो रेट 10% बढ़ गया तो 10% क्या हो गया, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। अब मैंने क्या कहा था, वैल्यू कैसे माननी है, नीचे वाली वैल्यू, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 इंक्रीज हो गया। यानी कि जो रेट है वो किस रेशो के अंदर चेंज हुआ है, 10:11। तो यहां पर कानून के हिसाब से कंजम्पशन जो है वो क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया अभी, दोनों उल्टे रेशो में जाते हैं। अगर रेट 10 से 11 गया है तो कंजम्पशन 11 से 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, 1। किस पर, 11 पर। 1/11 × 100 यानी कि 9 सही 1/11%। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा 9 सही 1/11%। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, ये लो क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि प्याज की कीमत 24 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो गई, यानी कि इसने परसेंटेज में नहीं दिया कि कितने परसेंट बढ़ गई, इसने सीधा ही बोल दिया कि 24 रुपए थी कीमत और 36 रुपए हो गई। तो हमने डायरेक्ट रेशो बना लिया
कि 2 रुपए थी तो 3 रुपए हो गई, तो रेट का पता चल गया। तो कंजम्पशन जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा, 3 से 2। तो वो क्या पूछ रहा है कि एक परिवार को प्याज की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए, तो उसके कंजम्पशन में कितने % की कमी होनी चाहिए ताकि खर्च जो है वो चेंज ना हो। तो आप कहोगे सर कंजम्पशन 3 से 2 कर देना चाहिए, मतलब 1 कम करना चाहिए 3 पर, 1/3 इंटू 100, तो 33 सही 1/3% से बच्चों आप लोगों को उसकी जो कंजम्पशन है वो क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। मेरी बात को समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, मेरी बात को समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो मैं आपको एक चीज यहां पे और पूछूं, मैंने कहा कि मान लो किसी चीज का जो रेट है वो 16 राइट्स 2/3% से इंक्रीज हो गया, राइट, तो उसका कंजम्पशन कितने % से डिक्रीज होना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंस फिक्स रहे, ताकि उसका जो एक्सपेंस है वो फिक्स रहे, कितने % से उसका जो कंजम्पशन है वो कम होना चाहिए। तो आप कहोगे सर वही काम करना है, पहले हमने क्या किया था, यहाँ तो सीधा ही लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले मैंने परसेंटेज लिख के दिया था, आपने फ्रैक्शन बनाया था, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। तो 6 अगर हमारा यहाँ पर रेट है स्टार्टिंग में तो वो कितना हो गया 7। सो कंजम्पशन इसका उल्टा रेशो बन जाएगा 7:6। तो कितना कम हो गया 1, किस पर 7 पर, 1/7 इंटू 100, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आते हैं, अब आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आते हैं। कैसा क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने से, देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 अगर रेट था तो कमी होने पर उसका रेट कितना हो गया 4। रेट जो है बच्चे वो 5 से कितना हो गया 4 हो गया, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। तो रेट अगर बच्चे 5 से 4 हो गया तो इसका मतलब उसकी जो कंजम्पशन है वो 4 से कितनी जाएगी 5। यानी कि पहले आप किसी चीज को खरीदते थे, अगर आप 4 किलो खरीदते थे तो अब आप कितनी खरीद पा रहे हो 5 किलो, तो खपत जो है वो 1 किलो से आप लोग बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे एक आपका जो खपत है वो बढ़ रही है, लेकिन इसने हमें क्या कहा 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। हमें तो बोला गया कि 1 यूनिट है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 5 20 किलो, 4 × 5 20 किलो, और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 किलो, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 किलो। यानी कि पहले आप कोई चीज 20 किलो खरीद पाते थे, कितने रुपए में, कोई भी एक फिक्स खर्चा था, उतने रुपए में हम लोग 20 किलो खरीदते थे। अब उतने ही रुपए में हम लोग 25 किलो खरीद पा रहे हैं, ज्यादा खरीद पा रहे हैं क्योंकि रेट कम हो गया ना, इसलिए। तो इसने बताया कि सर हम यहां पर 320 रुपए में पहले ये 20 किलो सामान खरीदते थे, अब उसी 320 रुपए में हम इतना सामान खरीद पाते हैं। तो क्या आप लोग इसका पर केजी का रेट बता सकते हो? मैं बोलूं कि मेरे पास में 100 रुपए मैंने कोई चीज खरीदी है 5 किलो, तो मेरा पर केजी का रेट क्या हुआ 100/5, 20 रुपए पर केजी। ऐसे ही तो इसने कहा कि अगर वह पहले 20 किलो खरीदता था इतने रुपए में, तो वो 25 किलो खरीदता है इतने रुपए में, तो इसका मतलब इसका रेट क्या हुआ 32/2 यानी कि 16 रुपीस पर केजी। और यहाँ पे रेट कितना हुआ, इसको 5 से काटोगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 से काटोगे तो ऊपर कितना आएगा आपके पास में 64, और 64/5 12.8, यानी कि पहले जो रेट था वो 16 रुपए पर केजी था, अब जो रेट है वो 12.8 रुपए पर केजी है। इसने कौन सा पूछा है, गेहूं की मूल दर क्या है, ओरिजिनल रेट ऑफ व्हीट। अब आप बोलोगे सर दोनों ही ओरिजिनल है, कोई नकली थोड़ी ना है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब बच्चे ओरिजिनल पहले वाला जो पहले था, नॉर्मल रेट जो हुआ करता था, तो पहले वाला रेट क्या था 16 रुपए पर केजी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 16।
अगर वो पूछे अब गेहूं का क्या रेट है, अब वाला क्या रेट है, प्रेजेंट में क्या रेट है, तो प्रेजेंट में आपको अगर पूछा जाता तो आंसर हो जाता 12.8। आंसर क्या हो जाता बच्चे, 12.8 आप लोगों का आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए। गेहूं के मूल्य में 16.2% की वृद्धि होगी। 16/2/3 क्या फ्रैक्शन होता है, 1/6। तो जो रेट है वो 6 टू कितना हो गया, 7। कंजम्पशन 7 टू कितना हो जाएगा, 6। इस क्लास को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करना, नोट्स बनाना। कम समय में अगर चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए तो बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए। तो पहले 7 था कंजम्पशन, तो अब 6 हो गया। कंजम्पशन कितना कम हो गया, 1। इसने क्या बोला, 4 किलो कम, तो 1 बराबर 4 किलो। 7 बराबर 7 चौके 28 और 6 बराबर 6 चौके 24 किलो। तो पहले वो कोई चीज खरीदता था 28 किलो, अब कितना खरीदता है, 24 किलो। आपको कौन से वाले से मतलब है, गेहूं की नई दर क्या है। नई दर मतलब, नई का मतलब क्या हुआ, चेंज होने के बाद। नया कब आएगा, चेंज होने के बाद आएगा ना, तो नया अब वाला होता है, अब जो है वो नया है, चेंज हुआ है उसके बाद। तो अब 24 किलो सामान आप लोग खरीद पा रहे हो, कितने रुपए में, 720 रुपए में। तो 720 रुपए में आप 24 किलो सामान खरीद पा रहे हो, तो आपका अब वाला जो रेट है पर केजी, वो कितना है, 30 रुपए पर केजी। वो कितना है मेरे भाई, 30 रुपए पर केजी आप लोगों का अब वाला रेट हो जाएगा। सो जो इसका नया रेट है वो 30 रुपए होगा, और पुराना पूछता तो 720/28। 720/28 ये आप लोगों का जो है पुराना रेट यहां पर बन जाता। क्या बन जाता, पुराना रेट यहां पे आप लोगों का बन जाता। ठीक है, तो ये आप लोगों का रेट कंजम्पशन का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में आपके कॉन्सेप्ट बचते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, पास और फेल पे आधारित, वोटिंग पे आधारित क्वेश्चंस, और वेन डायग्राम पे आधारित क्वेश्चंस। यानी कि 4 टाइप्स आप लोगों के यहाँ पर अभी शेष हैं, जो हम लोगों को देखने हैं, पढ़ने हैं, जो हम लोगों को देखने हैं, पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों ने बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से देखी होगी, और आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई। देखो 1.5-2 घंटे में हम लोग चाह रहे हैं कि एक चैप्टर जो 10-12 घंटे का है वो हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि आप लोगों ने अगर पहले एक बार चीज़ों को पढ़ा हुआ है कंप्लीट चैप्टर को, तो ये अगर आप पढ़ लोगे तो सोने पे सुहागा। आपको 20 घंटे की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, 1-1.5-2 घंटे में आपका काम चल जाएगा। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। और किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो भी थोड़ा सा अगर आराम से पढ़ेगा, इसको धीरे धीरे पढ़ेगा, है ना, एक चीज़ लिखेगा, नोट करेगा, तो वो भी इस चीज़ को समझ पाएगा। दोनों के लिए फ़ायदा है। इनकम एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, और तीसरी चीज सेविंग। बच्चों अगर मैं कहूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो टोटल होता है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो टोटल होता है ना, उसी को इनकम बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी जो इनकम है वो मान लो 100 रुपए है, और मेरा जो खर्च है वो 20 रुपए है, तो इसका मतलब मेरी सेविंग कितनी हो गई, 100 में से 20 खर्च करोगे तो सेविंग 80 हो गई। आपको मैं कहूं कि मेरी इनकम जो है 120 रुपए है, उसमें से मेरी जो सेविंग है वो 30 रुपए है, तो आप खर्चा बता सकते हो। अगर आपको इनकम पता है, सेविंग पता है, तो बाकी खर्चा हो गया। 120 में से 30, 90 रुपए हमारा खर्च है। तो आपको इनकम पता हो और साथ में इन दोनों में से कोई एक पता हो, इनकम के साथ एक्सपेंडिचर पता है तो आप सेविंग बता दोगे माइनस करके, इनकम के साथ सेविंग पता है तो आप एक्सपेंडिचर बता दोगे माइनस करके, और इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा इनकम के बराबर होगा। इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो सम है वो इनकम के बराबर होता है। तो इनकम में 2 चीजें होती हैं, सेविंग, एक्सपेंडिचर। सेविंग घटा एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर घटा तो सेविंग आएगी। ये बात आप लोग समझ गए। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि एक व्यक्ति जो है वो अपने क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो अपने एक क्वेश्चन ही करते हैं, क्वेश्चन से अपने को सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है कि रतन के व्यय और बचत, यानी कि खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 5 और 1 है। ये खर्च है, ये बचत है, और ये क्या है, इनकम। क्या अनुपात है, 5:1, 5:1।
मैं इसको 50 मान लेता हूँ और इसको 10 मान लेता हूँ, 50 और 10। यदि उसके वेतन में 25%, उसके वेतन में 25% और बचत में 15% का जो है चेंज होता है, तो बताइए उसके खर्च में कितने परसेंट का चेंज होगा। आपको पता है कि उसकी सेविंग 10 है, उसका एक्सपेंडिचर 50 है, तो क्या आप उसकी इनकम बता सकते हो? अभी अभी समझाया था कि इन दोनों का जो सम होता है वो ही आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो आपके पास में पहली कंडीशन के इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग तीनों चीजें पता है। अब जब चेंज पता करना है, किस में पता करना है चेंज? उसके खर्च में। तो आपको एक्सपेंडिचर में खर्च में चेंज तभी पता चलेगा जब आपको दूसरा खर्च पता चलेगा। भाई पहले खर्च 50 था, अब खर्च है कितना, तभी तो बताओगे कि चेंज कितना हुआ, 50 से बढ़ा घटा कितना हुआ। तो वो आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, ये हमारा टास्क है। अब ये कैसे पता चलेगा सर? हमको इन दोनों के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? उसके इनकम में 25% बढ़ोतरी हो गई, तो 60 का अगर आप 25% निकालोगे तो हो जाएगा 15, तो 60 और 15 क्या हो गया? 75। और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो 10 का अगर आप 15% निकालोगे, 10 का अगर आप 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा मालूम? 1.5। तो 10 से 1.5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 11.5। तो आपकी जो अब वाली इनकम है वो कितनी है? इतनी। आपका जो अब वाला सेविंग है वो कितना है? इतना। तो आपका अब वाला खर्चा कितना है? 75 में से 11 गया 64, और 64 में से आधा गया 63.5। 63.5 क्या है सर? ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अच्छा, कब का? अब। और पहले कितना था सर? पहले तो 50 था एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है, पहले 50 था, अब 63.5 है, तो इंक्रीज हुआ कितना? इंक्रीज हुआ कितना? 13.5। किस पर? 50 पर, इंटू 100। तो ये आप लोगों का आ जाएगा 27%। एक क्वेश्चन से आपको पूरा इनकम एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। अब अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो 2-3 बार इसको रिपीट करना, देखना, और उसके लिए मैं आप लोगों को एक आध क्वेश्चन इस पे और करा देता हूं। ये आप लोगों का जो है यहां से इनकम एक्सपेंडिचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है। क्वेश्चन करके देखते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, आपको सारी बात समझा देंगे। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ये इनकम है, ये खर्च है, ये सेविंग है। 75% खर्च करता है, तो मान लो 100 रुपए है, 75 खर्च करता है तो बचेगा कितना? 25। इतनी बात क्लियर? 100 रुपए थे, 75 खर्च किया, 25 बचा, एक आ गई हमारे पास में। अब दूसरी लाइन आपको पता करनी है। उसके इनकम में 20% बढ़ गया। इनकम पहले कितना था? 100, अब इनकम कितना हो गया? 120। तो इनकम बढ़ गया उसका 20%। और वह अपने खर्च में 15% बढ़ाता है। खर्च कहाँ पे है? यहाँ पे 75। सो 75 का 15% अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? 15%, 75 का 15% कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, 100, 15 तिया 45, 45 बटे में 4, 45 बटे में 4 हो जाएगा 11.25। तो 11.25 इसका एक्सपेंस बढ़ गया, तो 75 और 11 86.25, 86.25, ये इसका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। इसके बचत में कितना चेंज हुआ? भाई बचत में चेंज तब पता चलेगा जब हमें नई बचत पता चलेगी। पहले तो 25 थी बचत, सेविंग, अब सेविंग कितनी है? सो 120 माइनस 86.25, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 87, यानी कि 13 और 20 33, 33.75, 33.75। थोड़े से कैलकुलेटिव डिजिट्स हैं यहाँ पे मैंने जो डिजिट्स लिए हैं वो कैलकुलेटिव। अगर सिंपल होता तो आपको बहुत आसानी से अभी तक क्लियर हो गया होता। क्लियर अब भी हो जाएगा, लेकिन मैंने टफ कैलकुलेशन लिए ताकि इजी कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत ना आए, ताकि इजी कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत ना आए। क्लियर बात? यहाँ तक ओके है सब कुछ? तो उसके बचत में कितनी जो है इंक्रीमेंट होगा? तो यहाँ पे हमने क्या किया?
33.75। तो कितना बढ़ गया देखना जरा, 25 से 33, 8.75 इंक्रीज हो गया 25 पर। तो परसेंटेज में कितना आएगा ये देखो, परसेंटेज में कितना आएगा ये देखो, इसको आपने काटा इससे, 25 दिया 75, तो ये हो गया 35। 35% इज द राइट आंसर, 35% इज द राइट आंसर। तो ये बच्चे इनकम एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने अच्छे समझने का प्रयास किया होगा। आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि पहले तो आपको तीनों के बारे में बता देगा कि इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग ये, फिर इनमें से कोई भी दो का चेंज आपको बताएगा कि इनकम में ये चेंज हुआ, एक्सपेंडिचर में ये चेंज हुआ, तो सेविंग में कितना चेंज होगा। या आपको कोई भी इनमें से दो चेंज बता देगा और तीसरा वाला चेंज पूछेगा। ये इस क्वेश्चन का बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आ जाइएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, पास और फेल। पास और फेल पर आधारित जो आपका कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। पास और फेल के ऊपर जो आपका कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पास फेल का कॉन्सेप्ट है क्या। मान लो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, पास होने के लिए उसको 40% नंबर चाहिए। एक बच्चा है वो 330 नंबर लेके आया, बहुत खुश हुआ, नहीं खुश नहीं हुआ, दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि वो 30 नंबर से फेल हो गया, क्योंकि वो फेल हो गया 30 नंबर से। तो हमको ये पता करना है कि इस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने, इस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने। 330 नंबर का पेपर था, ठीक है, और उसके अंदर जो है 30 नंबर से वो फेल हो गया, 40% नंबर उसको पास के लिए चाहिए थे। यानी कि 330 नंबर लेके आया और वो पास हुआ क्या? नहीं, पास तो नहीं हुआ, फेल हुआ। कितने नंबर से? 30 नंबर से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर उसको 330 में 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं। 330 में अगर 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो वो कितने नंबर पर पास हो रहा होता? 360 नंबर पे। और उसने कहा कि वह 40% पर पास होता है। तो 40% बराबर 360, 1% बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे? 100% यानी कि 900। 100% यानी कि 900। बात समझ में आई? कुछ क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा। एक छात्र को किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। कितने? 35%। फिर क्या किया उसने? उसने 82 नंबर लेके आया। वो पास हो गया क्या? नहीं हुआ, फेल हो गया 23 नंबर से। यानी कि 23 नंबर और ले आता तो वो पास होने के बराबर नंबर ले आता। भाई 82 नंबर तो लाया था, फेल हो गया 23 नंबर से। अब तो 23 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो पास कितने नंबर पर होता? 105। और परसेंटेज में 35 गिवन है। सो 1% इज इक्वल्स टू 3। 1% इज इक्वल्स टू 3। तो 100% की अगर हम बात करें, 100% की बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि 300 नंबर उसके कंप्लीट यहां पर हो जाते हैं। 300 नंबर बच्चे उसके यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से देखें एक क्वेश्चन, आ जाओ। पासिंग मार्क्स है 40% पे कोई व्यक्ति पास हो सकता है। 250 नंबर कोई लेके आया और वो 10 अंकों से उत्तीर्ण होता है। मतलब 10 अंकों से वो पास हो गया। मतलब ये कि सर जी जितने नंबर चाहिए थे ना, उससे वो 10 नंबर ज्यादा ले आया। मतलब कि वो पास होता है 250 पर, और वो पास होता है वो 40% पे। वो 250 नंबर ले आया और 10 नंबर ज्यादा ले आया। किससे? जितने पास होने के लिए चाहिए थे। तो पास होने के लिए पूरे नंबर कितने चाहिए? 240। तो यहाँ क्या है? 40%। सो 1% इज इक्वल्स टू 240/40 यानी कि 6% जो है 6 जो है 1% की वैल्यू है।
तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 × 100 यानी कि 600 इज द राइट आंसर। 600 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? चलो, तो ये आप लोगों की कहानी होती है। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, एक ये भी टाइप है क्वेश्चन का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप होता है कि एक उम्मीदवार जो परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 20% नंबर लेके आया, ठीक है, और वह 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसमें 30 नंबर अगर अपने जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। 20% में 30 नंबर जोड़ दो तो पास हो जाएगा। और एक दूसरा बंदा है जो 32% नंबर लेके आया और उसको 42 अंक ज्यादा मिले, जितने से पास होना था उससे 42 अंक ज्यादा मिले, यानी कि अगर इसमें से मैं 42 कम कर दूं तो क्या ये पूरे पूरे पास होने वाले नंबर बन गए क्या? तो इसको तो 30 अंक कम मिले थे, फेल हो गया, तो 30 इसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। इसमें से पूरा पूरा अगर पास करना है तो 42 कम कर देंगे। तो ये दोनों आपस में ही पास होने के लिए जरूरी नंबरों की संख्या है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर किया। अब बच्चे 32 से इधर गया 20, कितना हो गया 12%, और 30 और 42 इधर आया 72, तो 12% की वैल्यू आ गई 72, 1% की वैल्यू क्या आएगी 6। अगर मैं आपको पूछता कि यहां पर कितने परसेंट नंबर पर वो पास होगा, तो आप कहते कि सर टोटल टोटल इस परीक्षा के कितने अंक है, तो आप क्या बोलते 600। 1% की वैल्यू अगर 6 है तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाती 600 यानी कि 600। तो इसका जो अगर टोटल मार्क्स आपको पूछा जाता तो आप कहते 100 × में 6 यानी कि 600 मार्क्स यहाँ पर टोटल हैं इस परीक्षा के। लेकिन क्या इसने ये पूछा है? नहीं पूछा। इसने पूछा क्या है, फिर पास मार्क्स का परसेंटेज कितना है, मतलब कितने परसेंट नंबर लाने पर कोई आदमी पास हो सकता है, कितने परसेंट नंबर लाने पर कोई आदमी पास हो सकता है। भाई देखो 600 नंबर टोटल है, अगर उसको पास होना है तो वो 20% नंबर लाए और उसमें 30 नंबर जोड़े। तो 600 का अगर मैं 20% निकालूं और उसमें 30 नंबर जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, देखो 120 और 30 150। तो 150 नंबर पर कोई आदमी पास हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर 150 नंबर कोई व्यक्ति लाएगा कितने में से, 600 में से, तो वो कितने परसेंट होंगे, 150/600 1/4 × में 100। तो आप ये कह सकते हो कि 25% नंबर पर, आप ये कह सकते हो कि 25% नंबर पर कोई व्यक्ति यहां पर पास हो सकता है। क्या कह सकते हो आप कि 25% नंबर पर बच्चों यहां पर जो व्यक्ति है वो पास हो सकता है। 20% नंबर लेके आया और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो हमने 20% में क्या किया, 30 को ऐड कर दिया। और उसके बाद में उसने कहा कि 32% ला करके 42 नंबर ज़्यादा आ गए, तो 42 कम कर दिए। तो दोनों के पास मार्क्स जो थे हमने दोनों को बराबर किया और 1% की वैल्यू 6 आई, टोटल नंबर 600। तो पास होने के लिए 20% में हमने 30 नंबर ऐड किए, यानी कि 150 नंबर पर वह पास हो पाएगा। तो 150 नंबर अगर लाने हैं 600 में से, तो ये आप कह सकते हो कि उसको 25% अंकों की आवश्यकता है। 25% इज योर राइट आंसर। ठीक है। अब इसके बाद में अपने दो कॉन्सेप्ट जो हैं छोटे छोटे कह लो या इंपॉर्टेंट कह लो, वो बच जाते हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई वोटिंग यानी कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चन मैक्सिमम आपको किस तरह के पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक चुनाव में दो लोग हैं, दो उम्मीदवार हैं। एक व्यक्ति को 52% वोट मिले और बाकी वोट मिले दूसरे को, तो जीतने वाला कितने परसेंट वोट से जीत गया, जीतने वाला कितने परसेंट वोट से जीत गया, ये आप लोगों को अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर बोलें कि 52% वोट या मतलब 2% वोट से जीत गया, हो सकता है कुछ बोलें कि 52% से जीत गया, कुछ बोलें कि 48% से जीत गया। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ बच्चे कि अगर टोटल वोट मान लो 100% है तो एक को 52 मिला, 100 - 52, दूसरे को क्या मिलेगा 48%। कभी भी जीत और हार की बात की जाए तो आप बात करेंगे अंतर की।
इन दोनों के वोट में अंतर कितना है, 4%। तो जो जीता है वो 4% से जीत गया और जो हारा है वो 4% से हार गया। तो आपको मैं बोलूं कि एक उम्मीदवार 52% वोट लेके आया और वह किसी चुनाव को 200 वोट से जीत गया, किसी चुनाव को 200 वोट से जीत गया, तो आप बोलोगे एक 52 लाया, दूसरा 48 लाया, 4% वोट से जीत गया और वो बोल रहा है 200 वोट से जीत गया, तो 4% की वैल्यू 200 रख देंगे। 1% बराबर 200/4 यानी कि 50। तो अगर वो पूछे कि टोटल वोट कितने हैं, तो 100 × 50। एक की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू ही आ जाएगी। अगर वो पूछे जीतने वाले को कितने वोट मिले, विनर, तो क्या करोगे, 52 × 50। अगर मैं पूछूं हारने वाले को, लूजर को कितने वोट मिले, 48 × 50। मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर जिसका पूछे, टोटल पूछे 100 से गुणा करो, जीतने वाले का पूछे तो उससे गुणा करो, हारने वाले का पूछे कितने मिले तो हारने वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया, एक उम्मीदवार को 56% वोट मिले, एक को 56 मिले तो दूसरे को क्या मिला होगा, 44। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता, 12% से। तो इसने कहा कि वह 132 वोटों से चुनाव जीत गया, तो 12% बराबर 132, 1% बराबर 132/12 यानी कि 11। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत कितने हैं, 100। एक की वैल्यू 11 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1100। तो 1100 यहां पर आप लोगों का आंसर बन जाएगा। 1100 आप लोगों का यहां पर आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। यहां देखो, दो लोगों के बीच चुनाव लड़ा गया, एक को 42% मिला, कितना मिला, 42%, और बाकी दूसरे को मिले होंगे, कितने मिले होंगे, 58%। तो यहां पर डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच में, 16% का। तो 16% बराबर कितना है, 336। 16% बराबर 336। तो 1% बराबर क्या हो गया, 16 दूने 32, क्या बच गया, 21। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो एक की वैल्यू 21 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 × में 21। 2100 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2100 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2100। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि वैध मत, अवैध मत, लीगल वोट, इलीगल वोट, इस तरह से। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो एक चुनाव है, वोट डाले गए, उसके अंदर से जो है 20% वोट ऐसे हैं जो अवैध हैं, आप कह सकते हो इनवैलिड है। क्या है बच्चे, 20% जो वोट हैं वो इनवैलिड है। ठीक है, चुनाव हुआ, वोट डले, 20% वोट क्या है, अवैध है, इनवैलिड है। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का, जो वैलिड वोट बचे ना, उसका 60% मिला, और वह 480 वोट से चुनाव जीत गया, 480 वोट से चुनाव जीत गया। समझ गए क्वेश्चन क्या है? तो बताइए टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट पूछे मैंने कितने हैं। क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, आपको ध्यान से समझना। मान लो कि टोटल वोट है 100, 20% वोट है इनवैलिड, अवैध, तो 100 का 20%, 20 घट गया, 80 वोट जो है इसको आप क्या बोलोगे, वैलिड वोट या फिर वैध मत। हिंदी में क्या बोलेंगे, वैध मत। अब 80 का 60% कितना होता है, 48, और अगर यहाँ 60% मिला है तो बाकी 40% यहाँ मिला होगा। 80 का 40% कितना हो गया, 32। एक को 48 वोट मिले, एक को 32 मिले, तो यह कितने वोट से जीता, 16 से। तो जीतने वाला 480 वोट से जीता है, 16 बराबर 480, 1 बराबर 30। अब 1 बराबर 30 है, आपको टोटल वोट पूछे, इस 30 को गुणा करो टोटल से। आपको पूछे कि वैलिड वोट कितने हैं, इसको गुणा करो 80 से। आपको पूछे जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, तो 30 का गुणा करो 48 से। हारने वाले का पूछे तो 32 से गुणा करो। जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप आंसर देंगे।
इसने टोटल वोट पूछे हैं, तो आप यहाँ पर टोटल कितना है 100 है, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ टोटल वोट्स, दैट इज 3000। 3000 आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। 3000 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हो। दो चुनाव, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% को अमान्य घोषित कर दिया, यानी कि 100 में से 10% वोट तो अमान्य हो गए। मान्य वोट कितने हैं 90, यानी कि 90। अब कह रहा है कि विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यानी कि जो वैलिड वोट थे ना उसका 60% मिला इसको, और बाकी 40% इसको मिला होगा। तो 9 छिके 54 और 9 चौके 36, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया 18। इसने बोला कि वह 7200 वोट से जीत गया, यहाँ पे आ गया 18, 18 बराबर 7200, 1 बराबर 400। तो आपको पूछा गया कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 × 400, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई 40,000 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अगर आपको टोटल वोट पूछता है तो। अगर आपको टोटल वैलिड वोट पूछता तो आपको इस 400 गुणा करना था 90 से। आपको जीतने वाले को कितने वोट मिले ये पूछता तो जीतने वाले को मिले थे 54, तो 400 × 54। हारने वाले को पूछता तो × 36। ठीक है, तो ये आपका वोटिंग का कॉन्सेप्ट है बच्चे। मेन मैंने चीजें आपको करा दी हैं, लेकिन एक आपका कॉन्सेप्ट और बच जाता है, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये आप लोगों का परसेंटेज वाले पोर्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोग बोलते हो मेरे भाई वेन डायग्राम। मात्र 10 मिनट में इसकी मैं पूरी कहानी आपको समझा दूंगा कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या कहानी है, किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जिसने क्लास देख ली है, क्लास अच्छी लग रही है तो सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करें। और परसेंटेज की किसी को ऐसी क्लास चाहिए हो जिसकी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे कम समय में 1.5-2 घंटे मुझे परसेंटेज पूरा एक बार रिवाइज करना है, तो आप लोग इस क्लास को रेफर कर सकते हो, इस क्लास को आप उन्हें भेज सकते हो। मैं आप लोगों को डिटेल में भी इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर, तो आप लोग वो क्लास देखने के बाद इससे उस चीज़ का रिवीजन कर सकते हो। चलो क्या कहानी है, देखो मैंने आपको सपोज एक बात बोली, मैंने कहा कि एक ऑफिस में, इन एन ऑफिस 60% लोग ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं, ठीक है, 50% लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों चीजें पीना पसंद करते हैं। 60% चाय पीना पसंद करते हैं, 50% कॉफी, और 30% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों चीजें पीना पसंद करते हैं, दोनों चीजें। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि ना तो चाय पीना पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं। ऐसे परसेंटेज कितने हैं जो कि ना तो चाय पीना पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं। देखो ये मान लो एक हमारा डायग्राम है, सर्कल है, ये है चाय पीने वालों का, और ये कितना है 60%। एक हमने बनाया कॉफी पीने वालों का, ये कितना है 50%। ये दोनों जो है वो 30% है, दोनों कहाँ आएंगे यहाँ बीच में। ये 30% कौन से लोग हैं बच्चे, 30% वो हैं जो चाय और कॉफी दोनों का सेवन कर लेते हैं, चाय कॉफी कुछ मिल जाए वही लपेट देते हैं। ये जो पूरा सर्कल है अगर ये 60 का है और इतना अगर 30 है तो पीछे क्या बचा 30, और ये 30% किस चीज की वैल्यू है, ये 30% वैल्यू है ओनली चाय। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट ओनली चाय, चाय लवर्स, ठीक है ना, सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं, कॉफी नहीं पीते, 30%। अगर मैं पूछूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली कॉफी पीते हैं, मतलब वो चाय नहीं पीते हैं, कॉफी लवर्स, 50 - 30 20। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं लास्ट, भैया ऐसे कितने बंदे हैं जो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं या फिर दोनों पीते हैं। आप बोलोगे सर 30% तो वो हैं
जो ओनली चाय पीते हैं, 20% वो हैं जो ओनली कॉफ़ी पीते हैं, और 30% वो हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो अगर इन तीनों का टोटल करूं तो कितना हो जाएगा, 80%। तो 80% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ, तो चाय या कॉफ़ी या फिर दोनों। तो सर 80% खाते पीते घर के हैं, तो बाकी के वो हो गए जो चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीते, क्यों जी रहे हैं इस धरती पर, क्यों हैं जो चाय और कॉफ़ी का सेवन ये नहीं कर रहे हैं। तो ये 20% लोग ऐसे हैं जो कि चाय कॉफ़ी किसी का भी सेवन नहीं करते हैं। ये पूरी कहानी है वेन डायग्राम की, ये पूरी कहानी है मेरे भाई वेन डायग्राम की। इस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने कहा एक स्कूल के अंदर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं 70%, हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं 50%, ठीक है, और दोनों गेम खेलने वाले जो बच्चे हैं वो है सपोज आपका यहां पर 40%, ठीक है, दोनों गेम खेलने वाले कितने, 40%। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट या हॉकी कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो आपको फटाफट से ऐसा डायग्राम बना लेना है, ये क्रिकेट, ये हॉकी, ये 70%, ये 50%, दोनों गेम खेलने वाले 40%। अब आप क्या करोगे, ओनली क्रिकेट 70 - 40, ओनली हॉकी 50 - 40 यानी कि 10, तो 30 40 70 और 10 80। तो टोटल जो कोई भी गेम खेलते हैं, ओनली क्रिकेट ओनली हॉकी ये दोनों, वो 80% लोग हैं। तो बाकी के जो 20% लोग हैं बच्चे, वो ऐसे होंगे जो कि ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही हॉकी खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से बात समझने का प्रयास करेंगे सर। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक परीक्षा में 47% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। ये बात चल रही है देखो फेल की, ध्यान रखना ये डायग्राम एक ही चीज के बारे में बनेगा, या तो फेल के बारे में या तो पास के बारे में, या तो ये लोग खाते हैं इसके बारे में या लोग खाते नहीं है इसके बारे में। जैसे यहां हमने बनाया तो ये क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, तो तीनों खेलने वाले हैं। ना खेलने वाले कौन से 20% वो अलग है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम सिर्फ फेल वालों की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स है और इंग्लिश है, दो सब्जेक्ट हैं, एक हमने बनाया यहाँ पर मैथ्स का और दूसरा हमने बनाया यहाँ पर इंग्लिश का। तो फेल है मैथ्स में 47%, इंग्लिश में फेल हैं कितने 32%, और दोनों में फेल हैं कितने 18%। तो अब आप लोग सिंगल सिंगल में फेल निकालो, 47 - 18 कितना हो जाएगा 29, 29% किस में फेल है, ओनली मैथ्स में। 32 - 18 यानी कि 14, ये किस में फेल है, ओनली इंग्लिश में। तो कुल मिला के फेल कितने, 29 18 47 और 14 61%। 61% कौन है सर, 61% वो लोग हैं जो फेल हैं या तो एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में। मतलब फेल की सारी कहानी इसमें है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें फेल इतने, इसमें फेल इतने, दोनों में फेल इतने, तो कंप्लीटली जो फेल हो गए सारे मिला मिलू के, तो टोटल कितने 61% लोग ऐसे हैं जो कि फेल हो रहे हैं। तो सर जी टोटल अगर 100% होता है उसमें से 61 ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल हैं, एक में दोनों में, तो बाकी के जो हैं वो पास हो रहे होंगे। तो पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 39% इज द परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पर बच्चे ये आपको बोल रहा है कि 39% ऐसे हैं जो कि फेल हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में यहां पर दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोगों को बताना है, जिसका जवाब आप लोगों को बताना है। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी मैथ्स में, 28% हिंदी में और 18% दोनों में क्या हुए, फेल हुए। 330 विद्यार्थी अगर यहां पर पास हुए हों तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखो कौन कौन सा है, मैथ्स हिंदी, ये हो गए मैथ्स वाले,
मैथ्स और हिंदी। किसके बारे में बात की जा रही है? अनुत्तीर्ण, फेल के बारे में। तो हिंदी में कितने फेल हैं? 28%। और यहाँ पर 35% मैथ्स के अंदर जो है वो फेल है। दोनों में कितने फेल हुए हैं? दोनों में कितने फेल हुए हैं? 18%। अब एक बात बताओ, ओनली मैथ्स में कितने फेल हैं? 35 माइनस 18 ओनली मैथ्स में फेल, 28 माइनस 18 ओनली हिंदी में फेल। टोटल फेल कितने हैं? 17, 18, 35, 10, 45। 45% जो है टोटल फेल हुए हैं। अगर बात की जाए पास होने वालों की तो 55% लोग पास हुए हैं और आपको बोला गया 330 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 55% की वैल्यू 330 है, 1% की वैल्यू 6 है। तो परीक्षा में बैठने वाले टोटल लोगों की संख्या अगर आपसे पूछी गई है तो 600 इज द राइट आंसर। 600 इज द राइट आंसर। 600 आप लोगों के क्वेश्चन का बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चे? सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसके अंदर एक छोटी सी चीज मेरा मन कर रहा है कि मैं वो ना अब छोड़ूं, हालांकि मैं आपके लिए यहाँ पे सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो लास्ट में ये जो वेन डायग्राम के अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। तो आइएगा इस चीज को भी समझते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम पे। बच्चे अगर मैं आपको कहूं कि एक ऑफिस के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो चाय या कॉफी किसी ना किसी चीज का सेवन जरूर करता है। या तो चाय पीता होगा, या तो कॉफी पीता होगा, या फिर दोनों पीता होगा। कम से कम एक चीज तो पीता ही पीता है। अगर मैं कहूं कि ऑफिस के अंदर चाय पीने वाले जो लोग हैं वो 70% है और कॉफी पीने वाले जो लोग हैं बच्चे वो 60% है, तो मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं इस ऑफिस में जो कि दोनों चीजों का सेवन करते हैं? दोनों चीजों का सेवन करते हैं। 70% पीते हैं चाय, 70% क्या पीते हैं? चाय। चाय पीने वाले कितने हैं? 70%। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 60%। तो 70 और 60 टोटल कितना हो गया? 130%। सर आप तो कह रहे हो कि प्रत्येक व्यक्ति चाय कॉफी पीता है, मतलब 100% लोग हैं जो चाय कॉफी पीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? हर व्यक्ति 100%। परसेंटेज 100 से ऊपर तो निकल जाएगा ना। मैं कहूं कि मुझे 100% आता है, वो तो हम कहते हैं ना कई बार कि ये काम हो जाएगा 110%। गलत है, 110% होता ही नहीं है। कोई काम होगा कि नहीं होगा, 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है ना मैक्सिमम। तो बच्चे यहाँ पे 130% आ गया कि 70% चाय पीते हैं, 60% कॉफी। इसने एक बात बोली थी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, टोटल चाय कॉफी पीने वालों की संख्या जो है ना बच्चे वो 100% है। तो सर ये बाकी के जो 30 हैं ये एक्स्ट्रा आ गए हैं। कौन से एक्स्ट्रा हैं मेरे भाई? वही एक्स्ट्रा हैं जो दोनों के अंदर शामिल हो गए। इधर से इसमें शामिल हो गए, इधर से इसमें, यानी कि 2 बार शामिल हो गए, इसलिए ये 30% एक्स्ट्रा हैं। और यही वो लोग हैं जो दोनों चीजों का सेवन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है। एक छात्रावास में 850 लड़के हैं। हर लड़का क्रिकेट या तो क्रिकेट खेलता है या फिर फुटबॉल खेलता है। मतलब 100% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट या फुटबॉल कुछ ना कुछ खेलते हैं। 65% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 55% फुटबॉल खेलते हैं। 65 प्लस 55 कितना हो गया? 6, 5, 11 और 1, 12। 120% लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट या फुटबॉल कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे कितने इसके अंदर हैं जो दोनों गेम खेलते होंगे? 20% ऐसे हैं जो कि 100 से ज़्यादा वाले हैं, वो हमने डबल बार काउंट कर लिए, इसलिए वो 20% ऐसे जो कि दोनों गेम खेलते हैं। तो 20%, अब इसने 20% तो दिया ही नहीं है, इसने संख्या पूछी है एक्चुअल में। तो 850 लोग अगर छात्रावास में हैं तो उसका 20% लोग ऐसे हैं बच्चे जो कि आपके यहाँ पे दोनों गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ पे इसको आपने कैंसिल किया तो 850 85 दूना 170। यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे इसने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया हमने? 170 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों गेम खेलते हैं। तो 170 आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 170 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे? आंसर बन जाता है।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। मैंने कहा कि एक स्कूल के अंदर टेनिस खेलने वाले जो बच्चे हैं वो 80% हैं और हॉकी खेलने वाले जो बच्चे हैं वो 50% हैं। हॉकी खेलने वाले बच्चे जो हैं वो 50% है। प्रत्येक बच्चा या तो टेनिस खेलता है या तो हॉकी खेलता है। तो बताइए ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जो कि दोनों के दोनों गेम खेलते हैं। प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है, 80% यहाँ पे टेनिस खेलते हैं, 50% हॉकी खेलते हैं। तो ये बताइए कि ऐसे लोग कितने हैं जो कि दोनों के दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिसमें मैं आपको कम समय में, एग्जाम टाइम में या कभी भी आप इस क्लास को देखें तो आप परसेंटेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, आपको ऐसी वीडियो बहुत कम मिलेंगे। देखो परसेंटेज की बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर भी, लेकिन बहुत कम समय के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताना, आपका टाइम बचाना, ये एक जो कोशिश है आपके लिए की गई है। आप सभी से अनुरोध है, जिन बच्चों ने भी इस क्लास को देखा है या इससे कुछ 1% भी सीखा है, उनको इस क्लास का आंसर कमेंट करना है। साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है कि सर आप इस क्लास के बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आप भविष्य में बाकी और चैप्टर्स के लिए भी ऐसी क्लासेस चाहते हो क्या। तो एक बार फिर से मैं अमित धन्यवाद करता हूं आप लोगों का इस क्लास को अंत तक देखने के लिए। तो आप लोगों के लिए और बेहतर कर पाएं, कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हमारी क्लासेस CUET के लिए, क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए चलती हैं बच्चे। 3 PM पर डेली हमारी क्लास होती है। आप उस क्लास को आकर के अपना ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।